गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे इन दिस सेशन हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आइए सीखा जाए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, किसी भी रिएक्शन में जैसा कि हमें पता है बेटा, एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है अटैकिंग रिएजेंट, और इन दोनों के अटैक करने के बाद है ना यहाँ बनता है प्रोडक्ट। जैसे आइए देखा जाए, हमारे पास एक कंपाउंड है RLG, इसको मैं बोल रहा हूँ बेटा सबस्ट्रेट, और एज्यूम करिए हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है ना। ये हो गया हमारा अटैकिंग रिएजेंट, दिस इज अटैकिंग रिएजेंट। तो जब यहाँ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा बेटा, तो यहाँ बनेगा सम प्रोडक्ट। आइए देखते हैं, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो चीज़ों का होना जरूरी है, एक जो सब्स्टिट्यूट करने वाला स्पीसी है और दूसरा जो सब्स्टिट्यूट होने वाला स्पीसी है। सब्स्टिट्यूट होने वाले स्पीसी को बेटा हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको LG लिखा भी है ताकि आपको समझ में आए। दिस वन इज एग्जांपल ऑफ लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप भी अपने आप में बेटा एक न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसा कि मैं यहाँ दिखाऊंगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, RNU, और इसमें ये लिविंग ग्रुप यहाँ लिख कर जाता है। ठीक, तो इन दिस रिएक्शन वन न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल। कौन किसको करेगा ये आगे आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन वन न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बेटा सब्स्टिट्यूट किया। इस वजह से दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट ओके? अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखा जाए कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ, अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग SN रिएक्शन से भी लिखते हैं। अब चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं SN रिएक्शन। इसको बेटा हम लोग रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो टाइप ऑफ SN रिएक्शन देखा जाए तो ये वेरियस काइंड से डिफाइन होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक होता है SN1 रिएक्शन, दूसरा है SN2 रिएक्शन, तीसरा है SNI रिएक्शन, है ना। इसी तरह से SNNGP रिएक्शन, SN प्राइम रिएक्शन एंड AR-SN रिएक्शन। आइए समझा जाए। देखिए, यहाँ जो बेटा इसमें इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा जाता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली इसको पढ़ेंगे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां देखिए बेटा, ये 1 और 2 इसकी मॉलिक्यूलरिटी को बता रहा है ना। तो यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, this is bimolecular nucleophilic substitution reaction, and this is intramolecular nucleophilic substitution reaction. Intramolecular nucleophilic substitution reaction। यहाँ देखिए NGP, इसमें अब तो समझ ही गए आप लोग, ये SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
ये लास्ट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम इसी का मीनिंग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एनजीपी का मतलब है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, है ना, लिख लीजिए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई का मतलब है बेटा एसएन प्राइम, यहां देखिए फिर से ये तीन तरह का होता है ना, SN1 प्राइम, SN2 प्राइम एंड SNI प्राइम। और यहाँ पर देखिए ये जो हमने यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर और जो इंट्रामोलिकुलर पढ़ा, आगे मैं बताऊंगा आपको कि जब भी आपके एलाइलिक पोजीशन पे, यहाँ देखिए एलाइलिक पोजीशन पे कोई लिविंग ग्रुप होगा तो वहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसको हम प्राइम नाम से जानते हैं। तो ये एक स्पेशल कैटेगरी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। और ARS मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, ये भी फर्दर कई तरह का होता है, उसको हम लोग बाद में देखा जाएगा। तो इसका मतलब है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट ओके? चलिए बेटा, तो आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर आपको टाइप के बारे में बताया। अब मैं इसमें सबसे पहले स्टार्ट करूंगा SN1 से, देन SN2, देन SNI, इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जैसा कि मैंने बताया, ये जो 1 है दिस इज मॉलिक्युलरिटी, सो दिस इज यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये क्या हो गया बेटा, रिएक्शन। आइए इसको मैं थोड़ा इलैबोरेट करूं। इसमें मैं कई सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा, सारे पॉइंट्स लिखाते भी चलूंगा और समझाते हुए भी चलूंगा। तो देखिए मैं पॉइंट वाइज ही इसको समझाऊंगा। आप इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वी हैव मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट, यानी कि रिएक्शन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसके बिहाफ पर हम रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में बेटा रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं हम जानते हैं कि वो मोर देन 1 स्टेप्स में होता है। बेसिकली यहाँ मैं पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा। यहाँ एक मैं टर्म यूज कर रहा हूँ बार बार, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का क्या मीनिंग है जरा मैं इसको भी क्लियर करूँ, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को, एक्चुअली में मैकेनिज्म का सेंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ही आता है। हालांकि हम लोग जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें एलिमेंट्री प्लस कॉम्प्लेक्स दोनों ही आते हैं, लेकिन मैंने बोला सेंस ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में ही आते हैं। हाँ, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि वो किन किन एलिमेंट्री स्टेप से होकर के आगे रिएक्शन आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी रिएक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो SN1 रिएक्शन है, सबसे पहला पॉइंट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ complex reaction which occur in more than one steps, पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है कि दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आइए मैं इसको सबसे पहले एक रिएक्शन लिखूंगा और उसके बाद इसके मैकेनिज्म को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्शन। जैसे एज्यूम करिए कि मैंने वही रिएक्शन जो पहले लिखा था RLG, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आया और ये कन्वर्ट किस में हो गया, RNU में, और प्लस यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। देखिए अब मैं इसका लिखता हूँ SN1 मैकेनिज्म। देखिए तो मैं इसका यहाँ मैकेनिज्म स्टार्ट करूँगा। जैसा कि मैंने बोला, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन व्हिच ऑकर इन मोर देन 1 स्टेप्स। तो देखिए इसमें पहले स्टेप में क्या होता है, इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में
जो स्टेप 1 है बेटा, इस स्टेप 1 में यहाँ पर जो भी हमारा सबस्ट्रेट है जिसमें कि लेविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ मैं बताऊंगा आगे कि इसको हम पोलर सॉल्वेंट में कैरी करते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट में यहाँ पर होता है आयनाइजेशन प्रोसेस। क्या होता है बेटा? इसमें होता है आयनाइजेशन प्रोसेस। जैसे एज्यूम करिए कि यहाँ पर नॉर्मली क्या है, कार्बन होता है और इसमें कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड होगा उस ग्रुप का, लिविंग ग्रुप का। तो इस पर आता है डेल्टा माइनस और इस पर आता है डेल्टा प्लस, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है ना। तो बताऊंगा मैं, ये पोलर सॉल्वेंट में धीरे धीरे ये आयनाइज होता है और ऑब्वियस सी बात है कि ये आयनाइजेशन इतना फास्ट नहीं होता। तो आयनाइजेशन स्टेप फास्ट न होने की वजह से बेटा यही इसका स्लोएस्ट स्टेप है, यानी कि ये जो आयनाइजेशन हो रहा है दिस इज स्लोएस्ट स्टेप। और इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आरडीएस स्टेप। दिस इज नोन एज आरडीएस स्टेप। आरडीएस का फुल फॉर्म क्या बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी बताऊंगा मैं कि हम लोग यहीं से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें स्टेप नंबर 2। यहाँ जब आएंगे स्टेप नंबर 2 में, अच्छा देखिए ध्यान से, इसमें क्या देखिए, ये R प्लस यानी कि कार्बोकैटायन बनता है। इसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? क्लासिकल कार्बोकैटायन। एक्चुअली में R का मतलब यहाँ पे कार्बन से है ना। R का अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल का मतलब यहाँ पे कार्बन है। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या बोला जाएगा? कार्बोकैटायन। तो यहाँ क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। आगे मैं ये भी दिखाऊंगा कि जब भी किसी रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि SN1 रिएक्शन में रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी बन सकता है ना। देखेंगे आगे हम लोग एग्जांपल के माध्यम से। आइए मान लीजिए कि अब ये हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। मान लीजिए कि ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, मोस्ट स्टेबल। अब इसके ऊपर क्या होगा, दूसरे स्टेप में बड़ा न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब देखिए ध्यान से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, भले एलिमेंट्री क्यों ना हो, तो एलिमेंट्री स्टेप में यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट भी डिफाइन होता है। अब चाहें तो इसमें दिखाएंगे कि धीरे धीरे करके ये बॉन्ड वीक हो रहा है, तो पार्शियल से धीरे धीरे क्या होगा, एक्चुअल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पार्शियल से क्या होगा, धीरे धीरे एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ देखिए ये तो एक्चुअल पॉजिटिव नेगेटिव दिख ही रहा है ना। तो क्या ये स्टेप काफी फास्ट होगा, है ना। इस फास्ट स्टेप से क्या बनेंगे आर। तो देखा आपने, देखिए ये जो हमारा रिएक्शन था, इस रिएक्शन को मैंने स्टेप बाय स्टेप, देखिए ये 2 स्टेप में आपको बताया। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में ही होता है, मैक्सिमम 2 स्टेप में होता है। लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है इसमें रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहले बड़ा रीअरेंज भी होगा। तो रीअरेंजमेंट के लिए भी हम 1 या 2 या जितने भी स्टेप्स में रीअरेंज होगा उसको भी बीच में शो करते हैं। जैसे फिलहाल मैंने मान लिया कि ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 स्टेप में होगा। आइए इसके बाद तीसरा पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि मैंने बोला था बेटा, हम लोग आरडीएस स्टेप से ही रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिखते हैं। तो आइए मैं अभी बताऊंगा आपको। जनरली आरडीएस स्टेप में जो रिएक्टेंट स्पीसी होता है बेटा, इसी के कॉन्सेंट्रेशन के हमारा रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैं लिख सकता हूँ, है ना, मैं बल्कि इसको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो हमारा रेट है, इसलिए तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे रेट के लिए एक्सप्रेशन, उसको बड़ा बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो आपका यहाँ जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा कैसे लिखा जाएगा, R इज इक्वल टू सम K और इनटू RLG, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, जैसा कि मैंने बोला कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है बेटा, हम लोग आरडीएस स्टेप से लिखते हैं। और नॉर्मली आरडीएस स्टेप में जो हमारा रिएक्टेंट स्पीसी है, वो रिएक्टिंग स्पीसी मान लो 1 से ज़्यादा होता है, दोनों आते हैं, इसी के कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा एक बात और देखिए, यहाँ एक टर्म हमने डिफाइन किया हुआ है यूनिमॉलिक्यूलर। क्यों इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं? तो नॉर्मली तो यहाँ जो मॉलिक्यूलरिटी है ना बेटा, वो एलिमेंट्री रिएक्शन में ही डिफाइन होता है, लेकिन और यह है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन फिर भी हम मॉलिक्यूलरिटी की बात उठी है, तो जब भी बात उठेगी तो आपको करना क्या है, इसमें जो वेरियस स्टेप्स हैं उनमें जो आरडीएस स्टेप है उसकी हम मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके, या एक होगा तो कोलिजन नहीं होगा, उन्हीं का आपस में कोलिजन होगा, तो यहाँ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है।
तो यहाँ आरडीएस स्टेप में देखिए एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसीलिए हमने क्या बोला इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा एक बात और मैं बताऊँ आपको, रेट लॉ एक्सप्रेशन में इसके कॉन्सेंट्रेशन के पावर में जो चीज लिखा रहता है उसको बेटा हम बोलते हैं उस रिएक्शन का ऑर्डर। तो आप इसको बोल सकते हैं दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा, दिस इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आइए मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। देखिए कि कौन कौन से फेवरेबल कंडीशंस होंगी। नेक्स्ट लिखिए इसमें फोर्थ, सॉल्वेंट का नेचर। तो याद रखिएगा बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि फर्स्ट स्टेप में इसका आयोनाइजेशन हुआ है, दिस आयोनाइजेशन इज सुटेबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ हम लेते हैं, क्योंकि हमें देखिए कैटायन और एनायन दोनों को अलग करना है, तो हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। लिखिए कि दिस इज या SN1 इज फेवरेबल इन, SN1 इज फेवरेबल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक आप देख सकते हैं, लाइक देखिए वाटर हो गया है ना, इवन आप अल्कोहल भी ले सकते हैं लाइक मेथेनॉल, इथेनॉल, ये आपका मेथेनॉल है, दिस वन इज मेथेनॉल, दिस वन इज एथेनॉल, या आप एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, कभी कभी ये भी हम ले सकते हैं। इस तरह के बेटा सॉल्वेंट में इस ये सब क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे इसमें फिफ्थ, कि ये किस तरह के न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ना। तो याद रखिए दिस रिएक्शन जनरली टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल, है ना, ये भी आप लिखिए। एक बात और आप देखिए यहाँ पे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है, तो ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये न्यूक्लियोफाइल के नेचर और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैंने क्या बोला कि जनरली ये वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे SN2। तो SN2 नॉर्मली क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में टेक प्लेस होता है। तो आइए इसमें लिखिए, मैं पढ़ लिख देता हूँ कि SN1 रिएक्शन इज फेवरेबल इन वीक न्यूक्लियोफाइल। अब जैसा कि आप जानते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। नॉर्मली जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं, है ना, दे बिहेव एज वीक न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सेप्ट नाइट्रोजन फॉस्फोरस के जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनकी बात हम नहीं करेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग या फॉस्फोरस कंटेनिंग जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो न्यूट्रल होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में लिया जाता है। लेकिन जैसे मान लो कि हमने लिया फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, है ना, या ये देखिए नॉर्मली यह सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, तो आप इन्हीं को लिख सकते हैं यहाँ पर भी। ये जैसे मान हो गया CH3OH, है ना, C2H5OH, क्लियर, या फिर एसिटिक एसिड, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर लिया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ SN1 ऑन न्यूक्लियोफाइल। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे सॉल्वेंट हो गया, हम लोग एनर्जेटिक्स की बात करेंगे, एनर्जेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसी में बेटा मैं बताऊंगा आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखिए जैसा कि हमने देखा बेटा ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा था, तो यहाँ पर जब हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिख दीजिए दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस वन इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ इसका जो कर्व है ये मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ऐसे ड्रॉ कर सकते, ठीक है। देखिए जैसे हमने यहाँ लिया था RLG, तो सबसे पहले ये बन गया आपका ट्रांजिशन स्टेट TS1, दिस वन इज
TS2, है ना, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। जैसे हमने यहाँ दिया था कार्बोकेटायन बना था जो इंटरमीडिएट, है ना बेटा। तो यहाँ देखिए ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा दिखाई है, या सबस्ट्रेट और इस ट्रांजिशन स्टेट का इसी को बेटा बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ का एनर्जी क्या बहुत ज़्यादा है। RDS स्टेप में जो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, E ऑफ फर्स्ट स्टेप, है ना। और ये आपका क्या हो गया, E ऑफ सेकेंड स्टेप। तो आपका जो RDS स्टेप है वो हम कैसे पहचानते हैं, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, लार्ज हो, है ना। तो यहाँ देखिए ये लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ शो किया गया है, ठीक है ना। और ये देखिए ये थोड़ा सा स्मॉल है ना। इसी वजह से पहला स्टेप क्या था बेटा, स्लो था, और दूसरा स्टेप क्या था, फास्ट, है ना। तो यहाँ हमने जो RLG लिया था, आप चाहें तो दिखा सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये R और LG में R प्लस है और ये क्या बेटा माइनस है। दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ की पुराने बॉन्ड, ओल्डर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एंड न्यूअर बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल सिस्टम है, इसलिए देखिए इसके लिए क्या है, मैक्सिमम दिखाई गई है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करता है। और जैसे कि आपको पता है रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है ये थोड़ा सा फाइनाइट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। इसको हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन आइसोलेट भी कर सकते हैं फॉर ए फाइनाइट टाइम, हाँ, बट इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। ट्रांजिशन स्टेट एंड जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इस रिएक्शन इंटरमीडिएट में यही डिफरेंस है। दिस वन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में यही डिफरेंस है कि इसको हम फाइनाइट टाइम के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन आइसोलेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। अब ये फर्दर न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक किया था और यहाँ पर फिर से इनके बीच में नया बॉन्ड बनना शुरू हुआ था बेटा, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस दिखा सकते हैं, और यहाँ पर RNU का फॉर्मेशन। यहाँ मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी भी आपका एक टाइप ऑफ एनर्जी है, एट कांस्टेंट प्रेशर उसको मेजर करते हैं, एंड दिस इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो अब क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो आपने ये रिएक्शन लिखा RLG प्लस न्यूक्लियोफाइल गोज टू R न्यूक्लियोफाइल और प्लस LG माइनस, है ना, इसका डेल्टा H क्या है, ध्यान से। तो इसका डेल्टा H कैसे निकालते हैं बेटा, डेल्टा H ऑफ एनी रिएक्शन इज नोन एज HP माइनस HR, एंड हियर एज we are noticing here that कि enthalpy of product is lower than enthalpy of reactant, यानी कि substitution reactions are example of basically exothermic reaction, है ना। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव होगी। अब according to LCP प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना, जैसा कि हमें पता है कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं दे आर मोर सुटेबल एट लो टेम्परेचर, है ना। तो आप कह सकते हैं कि SN1 reactions are more suitable at low temperature, ठीक है बेटा। तो आपको ये भी बात याद रखनी है, आना देखो जितने स्टेप्स होते हैं बेटा उतने पिक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी जो हमने मैकेनिज्म लिया था उसमें 2 स्टेप्स थे, आना, इस वजह से यहाँ पर 2 पिक देखने को मिला। जैसा कि मैंने बोला था बीच में, यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है क्योंकि क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो मान लो कि एक और स्टेप में रीअरेंज हुआ तो यहाँ 3 स्टेप हमको दिखाना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाया है इस तरह से। बात समझ आ गई। चलिए यहाँ इसको मैं क्लोज करता हूँ बेटा, है ना। नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।